आगे आई और जिसमें संविधान सिखाया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को संविधान पढ़ाया जा रहा था कि हमारा भारत का संविधान कहता क्या है, कैसा लोकतंत्र हमने बनाया है, कैसी हमारी मिली जुली विरासत है। और उस मूवमेंट की जो लोग अगुवाई कर रहे थे उनको आप कहते हैं कि ये लोग दंगा कराने की साजिश कर रहे थे। और जिन लोगों ने उनकी मदद करी, जिनके सारे वीडियो योगेंद्र यादव या उमर खालिद या प्रोफेसर अपूर्वानंद या हर्ष मंदर, जिन्होंने जो कुछ भी किया, जहां जहां स्पीच दी, सब वीडियो पर रिकॉर्डेड है। दिल्ली पुलिस कहती है कि एक दिल्ली प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप बनाया गया, जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसका मकसद, अगर आप वो सारे उसके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ें तो साफ दिख जाएगा कि उस पूरे ग्रुप का मकसद सिर्फ ये था कि कैसे ये जो एग्जेम्पलरी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको सपोर्ट किया जा सके, इनकी मदद करी जा सके, क्योंकि ये सारे प्रोटेस्ट एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के खिलाफ हो रहे थे। और उन लोगों को, जो लोग उस दिल्ली प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप के जो मेंबर्स थे, उनको आज कहा जा रहा है कि आप लोग साजिश रच रहे थे, दंगा कराने की साजिश रच रहे थे। और ऐसी ऐसी झूठी झूठी चीजें चार्जशीट वगैरह में लिखी गई हैं कि ट्रंप के आने पर ये लोग दंगा कराना चाहते थे, जबकि वो डेट उसकी वो है जबकि ट्रंप की विजिट का किसी को पता नहीं था, भारत सरकार को भी पता नहीं था। फिर भी कहते हैं कि इन लोगों ने ये साजिश करी। आप डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स, चार्जशीट्स वगैरह में लोगों के साइन कर रहे हैं, जबकि ये देवांगना वगैरह ने बोला कि हम ये साइन नहीं करते, हम इसको कबूल नहीं कर रहे हैं, ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हमारा कहा था, फिर भी उनको साइड किया जा रहा है। यहाँ का जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो सब सारे पुलिस ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखता है कि आप लोग हिंदुओं को से सवाल पूछ रहे हैं इन दंगों के बारे में, इससे हिंदू समाज बड़ा नाराज है, आप ये देख कर करिए। हाईकोर्ट जज ने भी उस पर बहुत बड़ा सवाल उठाया कि ऐसे पहले कभी हुआ कि इस तरह से कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे सारे अपने ऑफिसर्स को, जो उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई हिंदुओं से सवाल मत पूछिए। और जो लोग, जिनका वीडियो है, जिनका सब कुछ दिख रहा है कि दंगा भड़का रहे थे, कह रहे थे गोली मारो सालों को, बार बार कह रहे थे, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, सब लोग कह रहे थे, और जिनके बिल्कुल साफ है कि इन्होंने दंगा भड़काया, जिसके हाईकोर्ट जज ने भी बोला कि भाई ये वीडियो देखिए, इससे आपको लग नहीं रहा, और आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर, कोई पूछताछ, कुछ नहीं करी। वो लोग बिल्कुल सीधे सीधे, और पुलिस ऑफिसर्स वीडियो में दिख रहे हैं मारपीट करते हुए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए, मार के लोगों को जान से मार दिया पुलिस वालों ने। और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई पत्थर फेंकते हुए वीडियो में दिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। पुलिस कहती है कि हमको पता ही नहीं लगा पा रहा है कि वीडियो में कौन ऑफिसर्स है। तो ये कोई साजिश की जांच नहीं हो रही है। जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं ये वर्ड्स बिल्कुल एडवाइजडली साफ साफ यूज कर रहा हूँ। इट्स ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बाय द दिल्ली पुलिस टू फ्रेम इनोसेंट पीपल who were protesting peacefully against an unconstitutional law, and those activists who were supporting those peaceful exemplary protests. And it's a conspiracy to let off those about whom unimpeachable
evidence is available to show their involvement in these riots. And that is why some of us wrote to the President some time ago that there needs to be a commission of inquiry into this investigation by the Delhi police itself, as had happened once in the 84 riot, that there was an investigation or commission of inquiry into the Delhi police's investigation. Same thing needs to happen here, because this is not a bona fide investigation. It's a criminal conspiracy of the Delhi police to frame innocent people and let off the guilty people in the guise of an investigation. Thank you. Thank you so much, Prashant, for giving us the background to this and the legal implications. Now I go to Namita Narayan, who is on the forefront of many struggles. Thank you very much, Kavita. Friends from the media, आप लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ के और एजुकेशन के स्ट्रगल्स में हमारा लगातार साथ दिया है। हम चाहते हैं कि आप देश के संविधान को बचाने के लिए देश की जमहूरियत को बचाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए भी आप इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हों। चाहे आपके ऊपर कितने भी प्रेशर क्यों ना हो आपके मैनेजमेंट द्वारा, हम जानते हैं किस प्रेशर में आपका काम चलता है। खासतौर से अभी तक किस तरह के नौकरियों से भी हमारे जर्नलिस्ट साथियों को निकाला जा रहा है। उस दबाव के बावजूद हम चाहते हैं कि आप इस आंदोलन में हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि कल हमारा देश आज़ाद रहेगा कि नहीं, या हम फिर से गुलाम हो जाएंगे कि नहीं, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होगा कि हम किस तरह से लड़ाई करें। सबसे पहले मैं उमर खालिद की एक स्पीच से कोट करना चाहती हूँ। जिन स्पीचेस को भड़काऊ स्पीचेस कहा जा रहा है, We won't respond to violence with violence. We won't respond to hate with hate. If they spread hate, we will respond to it with love. If they thrash us with lathis, we will keep holding the tricolor. If they fire bullets, then we will hold the Constitution. If they jail us, we will go to jail singing. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या ये स्पीच भड़काऊ है? जबकि जो स्पीचेस लगातार रोज दी जा रही थी, जैसे प्रशांत ने भी कहा, गोली मारो सालों, और जितने इलाकों में छोटे छोटे लोग जुलूस निकाल रहे थे, कहीं भी जाओ तो जुलूस चल रहे थे इन लोगों की एक ही स्लोगन के साथ, देश के खजानों को गोली मारो सालों। वो भड़काऊ भाषण नहीं है, और ये भड़काऊ भाषण है। साथियों, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे जेल के बाहर हो, सवाल पूछने के लिए बुलाया जा रहा है। 11-11 घंटा उनसे सवाल किए जा रहे हैं। एक इसमें जो हम तो देख रहे हैं, देवांगना कविता, नताशा नरवाल, उमर खालिद, ये सब बच्चे हमारे सामने पड़े हुए हैं। हम लोग जो टीचर्स हैं इनकी यूनिवर्सिटीज में, हम उनके पेरेंट्स की तरह हैं। हम जानते हैं कि कितना साफ दिल इनका है और कितने आइडियलिस्टिक ये लोग हैं, कितने आदर्शवादी हैं, जो आज के ज़माने में बहुत कम मिलता है। आज के ज़माने में हमें बताया जाता है कि तुम अपना ही देखो, अपनी नौकरी देखो, अपना कितनी बड़ी तनख्वाह तुमको मिलती है वो देखो, समाज के बारे में मत सोचो। लेकिन इन्होंने एजुकेशन के सही मायने को जिंदा रखा है। इन्होंने अपनी जो भी ट्रेनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग है, उसको अप्लाई किया है। समाज के बारे में सोचते भी हैं, लिखते भी हैं। इसलिए इनमें से एक स्टूडेंट एक आउटस्टैंडिंग एकेडमिक है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक है। और इन्होंने इसको लिख किया है, अपनी ज़िंदगी में अपनी टीचिंग को सीखा, इन्होंने उसको उतारा है, जो पूरे विश्व के इतिहास से सीखा है उसको उतारा है। ऐसे हमारे यंग लीडर्स और हमारे प्रोफेसर जैसे चाचा पूर्वानंद, कभी भी किसी ने इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई है। यूनिवर्सिटी में इनका ये रोल मॉडल है हमारे लिए।
मॉडल होंगे। दे आर कंसीडर्ड द अल्टीमेट पेट्रियट। लोग कहते हैं कि उनको देखो, हमें इतनी हिम्मत की, हमको अपने प्रॉब्लम से खुशी है। ये लोग अपने प्रॉब्लम से आगे आके समाज की सेवा में लगे हैं, समाज को सुधारने में लगे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज लिखी है उनको साकार करने में लगे हैं। एक एक दिन इनका ऐसे निकलता है। इसी तरह से जो जितने 15 लोग भीमा कोरे गाँव में जो अरेस्ट किए गए, वो भी ऐसे रोल मॉडल, मतलब आज के जमाने में मॉडर्न डे उनको सेंस कहा जाएगा। सुधा भारद्वाज है जो जज बन सकती थी, जज की जगह उन्होंने जो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए जो लीगल एड की जरूरत थी उसके लिए उन्होंने मदद की, वहाँ पे यंग लॉयर्स को ट्रेन किया। उन्होंने जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी मदद, लीगल एड और तरीके से किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं जिनकी आवाज़ नहीं होती है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, जिनके खिलाफ क्राइम चार्जेस चलते हैं, ऐसे जितने भी बीमा अरेस्ट हुए। एक उसमें चाहे रनी बाबू हमारे यूनिवर्सिटी के आउटस्टैंडिंग रोल मॉडल, जिन्होंने रिजर्वेशन की सही मायने में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, लगातार उन्होंने संघर्ष किया और मार्जिनलाइज की आवाज़ बनी। डॉक्टर साहिब बाबा जो पहले से जिनको बंद कर दिया गया, वो भी क्यों बंद किया? कोई भी उनके खिलाफ चार्ज नहीं है कि किसी भी वायलेंट इंसिडेंट में उनका कोई भी बोल रहा हो। उनका क्या था कि डेवलपमेंट के खिलाफ थे, उनके ट्राइबल्स के साथ जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। साथियों, जो हमारे देश में हो रहा है, हम गुलामी के दोबारा दौर में जा रहे हैं और इसमें पहले जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो बड़ी बड़ी पूंजीवादी फोर्सेज हैं दुनिया की, उनके इशारे पे अलग अलग देश की पूंजियां जो जब्त की जा रही है, जैसे यहाँ पे आपकी ट्राइबल एरिया, आपके फॉरेस्ट, आपका मिनरल रिच लैंड, आपकी नदियाँ, आपकी जमीन, सारा कुछ हड़पने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये फोर्सेज लगी है ताकि उनकी लूट चलती रहे। तो जो इंटेलेक्चुअल इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उनको पहले अरेस्ट किया गया। लोग पूछते हैं कि क्यों उनको पकड़ा जा रहा है? ये वजह है साथियों कि हम गुलामों की तरह हमारी सरकारों ने ऐसी ताकतों के सामने घुटने टेक के अपना ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो हमारे रोल मॉडल, जो लीडर्स ऑफ द फ्यूचर होना चाहिए, जो समाज परिवर्तन समाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वैल्यू कायम हो उसके लिए लड़ रहे थे। और उसके बाद इनका अटेंशन यूनिवर्सिटी से आया है बीच में, क्योंकि इस प्रोसेस को ज़्यादा फायदेमंद राइट विंग फोर्सेज होते हैं। किसी भी देश में देखिए, अमेरिका में सुप्रीमेसिस्ट जो राइट विंग सुप्रीमेसिस्ट फोर्सेज और वाइट सुप्रीमेसिस्ट फोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ये ताकतें। यहाँ पे हमारे हिंदुत्ववादियों की मदद ली जा रही है। हिंदुत्ववादी फोर्सेज बिल्कुल वैसे ही हिंदुइज्म के लिए जैसे आईसिस और तालिबान है इस्लाम के लिए, ये बिल्कुल हिंदू धर्म के मूल एसेंस के खिलाफ काम कर रहे हैं और इन्होंने सोसाइटी में नफरत फैला के और डिवाइड करके जन आंदोलनों को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। आज भी लिया था, स्वतंत्रता संग्राम के टाइम भी लिया हुआ था। ये फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के नए फॉर्म में जो ग्लोबलाइज कॉर्पोरेट फोर्सेज हैं उनके साथ घुटने टेक के उनकी बात उनका काम करके और अपना पाउंडर फ्लैश भी ले रहे हैं कि इनका जो हिंदू राष्ट्र का सपना है, जो ब्राह्मण राष्ट्र, मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो सोच है वो बराबरी के खिलाफ है और मैं मानती हूँ कि मेरे हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये सोच बराबरी के खिलाफ है। इसलिए सोच के जो भी सोच के तहत काम करेगा वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए साथियों, आप जो देख रहे हैं कि पहले ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मैं इसको इन्वेस्टिगेशन मानती ही नहीं। ये वायलेंस का चौथा दौर मैं मान रही हूँ। 2016 से जिस तरह से पहले लिंचिंग हमारे हिंदुस्तान को बना दिया इन लोगों ने, उसके बाद किस तरह से असम में एनआरसी ला के वो भी लोगों के हकों पे, उनका जो सिटीजनशिप राइट है उस पर हिंसा किया गया। सेकेंड वेव ऑफ वायलेंस, एनआरसी इन असम, CAA and NRC जो हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो भी हिंसा का एक टाइम पर। उसके बाद जितना एक बेहतरीन आंदोलन जो ये सोच भी नहीं सकते थे, तो शाहीनबाग के दादों ने लीड किया और हमारी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम विमेन घरों से बाहर निकली और कुछ देश भर के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो बाहर निकले। इन्होंने मिल के ये अपनी पीसफुल सेक्युलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के तहत ये आंदोलन चलाया और दोबारा लोगों के दिलों में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को जगाया, अपने तिरंगे के प्रति रिस्पेक्ट, अपने राष्ट्रगान के प्रति रिस्पेक्ट और अपने वैल्यूज, आज़ादी की वैल्यूज जो हैं उनको दोबारा से जगाया। उनके खिलाफ ये साजिश की गई, लगातार वायलेंस के लिए कॉल किया गया और ये तीसरा फॉर्म ऑफ वायलेंस था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे करवाए गए। ये दंगे हुए नहीं, ये करवा
सबसे बड़ा कल्प्रिट है, इसमें आपकी होम मिनिस्ट्री और आपकी जो सरकार है ये सरकार वो सबसे बड़ी गुनाहगार है। ये पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। तो ये थर्ड वेव ऑफ वायलेंस था। और चौथा वेव ऑफ वायलेंस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हो रहा है, जिनके खिलाफ आपने पहले ही वायलेंस किया, यूपी में भी उनके खिलाफ आपने वायलेंस किया था, माइनॉरिटी के खिलाफ, एंटी सीए जो भी आंदोलन थे उनके खिलाफ अभी तक वो चल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके वो सब एक्चुअल वायलेंस था। अब ये इन्वेस्टिगेशन है फोर्थ फॉर्म ऑफ वायलेंस, इसमें आप जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा था उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने भी आपने अरेस्ट किए उसमें मैक्सिमम लोग वही है जो विक्टिम्स हैं, जिनके फैमिलीज में विक्टिम्स हैं, लोग मर गए, अपाज हो गए, डूब गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, दुकानें बर्बाद हो गई, मस्जिद साढ़े कम से कम 16 मस्जिद खत्म कर दिए इन्होंने। उन्हीं लोगों के खिलाफ आप FIR करते हैं, उनको जबरदस्ती करके दबाव डाल रहे हैं कि आप झूठी दबाई उनके खिलाफ दीजिए कि इंटेलेक्चुअल इस आंदोलन को और जो देश की आत्मा है उसको आवाज दे रहे हैं पूरे देश में, उन्हीं के खिलाफ आप दबाई दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ आप और ज़्यादा जुल्म करेंगे। साथियों, ये आखिरी गुलामी का दूसरा दौर है। इन ग्लोबल पूंजीवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के जो हिंदुत्ववादी सोचते हैं, अपना जो उनका जो भी सोचते हैं कि हिंदुओं के लिए होगा, लेकिन ये हिंदुओं के लिए खिलाफ है, ये भी खिलाफ है। इस तरह से नफरत फैलाना, हिंदू धर्म कहता है कि हर शख्स की ईश्वर हो, अगर आप माने, और किसी को भी आप नहीं कह सकते ये दूसरा है, इसे नफरत करो या किसी आप हिंसा करो। ये सिर्फ दानव कहते हैं, हमारी 16 चैप्टर गीता भी लिखा है, दानव ऐसी बात करते हैं जो धर्म को झूठा रिचुअल करके धर्म को राजनीति और व्यापार के लिए यूज करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। दानव राज कर गया था और नहीं लेने का कुमार खाले और जितने हमारे साथी आते हैं, जिनके नाम आप देते हैं, उनके साथ कंधा मिला के खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम सब चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की वजूद का सवाल है। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी एजुकेशन क्योंकि बिजनेस बनाया जा रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम, पूरा देश परेशान है इससे, तो ये भी उसी एजेंडा के तहत हो रहा है जो विश्व की पूंजीवादी ताकतें और उनके नुमाइंदे यहाँ पे कर रहे हैं कि उनको खुश करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाए हैं, जहाँ पे जितने भी लोग हैं और पूरे देश में जिस तरह से हमने देखा है, इन्होंने वर्कर्स के साथ किया है, मजदूरों के साथ किया है, गरीबों के साथ किया है, वो पूरे देश में आगे उनके बच्चे पर ना पाएँ और सिर्फ पूंजी कमाई जाए। ये तेल बात करते हैं द्वारा, ये सारा खेल इसी के बारे में है। इसलिए यूनिवर्सिटी से खास तौर से फोकस है और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके रैंकिंग में मैं वैसे विकास नहीं करती हूँ, लेकिन ये खुद कह रहे थे रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, JNU, जामिया, इनको बर्बाद करने में लगे हैं। इन यूनिवर्सिटीज को खत्म करेंगे तो हमारी इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। हमारे बच्चों में सोचने की, समझने की क्षमता भी नहीं रहेगी। जैसे हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, कल वो बातचीत भी नहीं हो पाएगी, उनकी भीड़ें होंगी, उनके हाथ में बंदूक और चाकू और त्रिशूल थमा दिया जाएगा। जब चाहो भीड़ को जहाँ घुमा दो। तो क्या आप चाहते हैं, मैं तो चाहती हूँ अपने जो बीजेपी से जुड़े साथी हैं उनसे भी मैं पूछती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, बजाय सोचे समझे और समाज में बेहतरी के लिए काम करें? क्या आप चाहते हैं कि कोई हिंसक भीड़ में शामिल हो जाए? क्या आप नहीं चाहते अपने बच्चों के लिए? साथियों, परिवार में उन्हीं की बात हम सुनते हैं जो परिवार को जोड़ते हैं, सबके परिवार में, लेकिन जो बुजुर्ग हमको आपस में लड़वाते हैं उनकी बात हमें कभी नहीं सुननी चाहिए। इसलिए मेरे पूरे देशवासियों से ये अपील है कि आप अपनी ब्रेन वॉशिंग को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करो, इनकी बातों में मत आओ कि फेक न्यूज है, माएँ हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बीमारी है। आप अपने दिमाग को लगाइए और सोचिए कि आपके देश के साथ वही तो नहीं हो रहा है जो जर्मनी के साथ हुआ था और हमने इतिहास से देखा है क्या होता है। इसलिए हमें यहाँ पे रोक लगाने के लिए सारे साथियों को सड़कों पर निकलना है, नागरिकों को अपने देश को बचाने के लिए। थैंक यू। आप सभी लोगों को
ने सुना अभी तक हमारी बातों को। देखिए, हमारे सामने ऐसे हालात हैं जहां पर दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकार के पास वो कह रही है कि 40 GB 11 लाख पन्ने सामान है बच्चों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, दिल्ली दंगों के जांच के मामले। और देश के जो आम नागरिक, जो माइग्रेंट लेबर, जो प्रवासी मजदूर थे, जो दिल्ली से पैदल जाते हुए जिनकी मौतें हुई गांव जाते हुए, उनके बारे में उनके पास संसद में उन्होंने कहा कि एक पन्ना भी नहीं, 1 GB भी नहीं। इस बात को साधारण लोग समझे जो आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए इन बातों को सुन रहे हैं कि सरकार साजिश में लगी है अपने विरोधियों को चुप करने में, और उसे अपने नागरिकों से, अपने देश के गरीबों से जरा भी कोई लगाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 दिन पहले घोषित किया कि वो एक तरह का एक निजी सेना बना रही, जहां पर वो आम माने उनके गिने चुने लड़कों के पास में वो हथियार देगी और कहेगी कि आपको जिसको चाहे गिरफ्तार करना पड़े, आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर लीजिए। मैं पूछना चाहती हूं यहां पर दिल्ली पुलिस से कि देखिए, निजी सेना, वो तो खुली बात है कि वो तो योगी जी की निजी सेना होगी, लेकिन अगर, और हमने ये भी देखा है गुजरात में जब अमित शाह होम मिनिस्टर थे और वहां नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात पुलिस का इस्तेमाल कैसे एक निजी सेना के रूप में हुआ, यहां तक कि किसी लड़की का पीछा करने के लिए हुआ, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। क्या दिल्ली पुलिस आज चाहती है, दिल्ली पुलिस में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे अफसर होंगे, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उन्हें इसी तरह से एक निजी सेना, एक असंवैधानिक सेना के रूप में याद करें? जूलियो रिबेरो जैसे और पुराने दिल्ली पुलिस के और देश के पुलिस के बड़े आला अधिकारी ये पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि आप कैसा चाहते हैं कि आपको कैसे याद किया जाए। दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा है कि देखिए, हम लोग कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और ये लोग हल्ला मचा रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि जिनकी जांच हम कर रहे हैं उनकी सोशल मीडिया में बहुत बड़ी रीच है। ये दिल्ली पुलिस के बयान में कहा गया, मैंने देखा, सोशल मीडिया में रीच है। नरेंद्र मोदी के और बीजेपी IT सेल से ज्यादा सोशल मीडिया में किसकी रीच है भाई, किसकी रीच है? ये जिसको आप कह रहे हैं सोशल मीडिया में किसी ने नहीं चलाया, हमारे पास कोई IT सेल नहीं। जो आपने देखा उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद में, तब से आप लगातार जो देख रहे हैं वो देश के आम जनता की आवाज है, वो किसी IT सेल की पैदाइश नहीं है। और देश की आम जनता साफ साफ कह रही है कि हम आपके झूठ को पकड़ लिए हैं। आप कह रहे हैं उमर खालिद जो है वो दंगों की बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं उनके वीडियोस को कि वो शांति की बात कर रहे हैं, और जो गोली मारने की बातें कर रहे हैं कपिल मिश्रा और तमाम लोग, आज भी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं ये ट्विटर पे, कह रहे हैं कि फांसी दो, अभी भी भड़का रहे हैं लोगों को कि आप हिंसा करिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोमल शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई, गुलफिशा के खिलाफ कार्रवाई। तो यहाँ पर आम जनता के सामने आपकी पोल खुल गई है, खुल रही है। यही आप सोशल मीडिया और असली दुनिया में भी देख रहे हैं, इसको जो है आप नहीं हटा सकते। और मैं बस मैंने आखिरी बात जो कहना चाहती हूँ, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि लोगों के हाथ में जो प्लेकार्ड्स हैं और हमने जो मास्क पहन रखे हैं उसे जरा देखिए। दिल्ली वाले इस समय चल रहे इस अभियान में दिल्ली पुलिस द्वारा 23 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, और हम जानते हैं कि वो चाहते हैं अलग अलग से जाकर के लोगों को उठा रहे, दबाव बना रहे हैं कि दूसरे के खिलाफ बोलो और वरना आप पर UAPA लगा देंगे। हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस जबरदस्त आंदोलन को जो देश
के संविधान को बचा रहा था, उसे बांटने की कोशिश कर रहे हो। आपसे ना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं इस बात को कहने के लिए कि हम सब खड़े हैं एक की तरह, एक पर हमला सब पर हमला। मैंने मास्क जानबूझ करके चुना गुलफिशा फातिमा का, क्योंकि मैं चाहती हूं कि उनके परिवार वाले जाने कि ये लड़की, इतनी यंग लड़की, पढ़ी लिखी, अपने कम्युनिटी, अपने देश की सेवा करना चाहिए। इतने जबरदस्त आंदोलन में हो तो उसके पास तो किसी नेतागिरी की ट्रेनिंग नहीं है, वो किसी जेएनयू से पढ़ी हुई नहीं, लेकिन वो जो है वहां पर चलाना इतने बड़े आंदोलन को, इसके बारे में सोचना, नेतृत्व करना। ये जो युवा है, ये बच्चे बच्चियां हैं जो देश का फ्यूचर है, युवा है, युवा आवाजें हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार लगता है डरती है उन आवाजों से, उसे बंद। हम गिरफ्तार हुए हर किसी से कहना चाहते हैं, उनके हर परिवार वाले से कहना चाहते हैं, कल को जो गिरफ्तार होंगे, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट 11 लाख पन्नों में आपने किस किस को गिनाया होगा, हम उन सब से कहना चाहते हैं, हम सब एक हैं। एक को गिरफ्तार कर रहे हो, आओ हम सबको गिरफ्तार कर लो। जिन जिन लोगों ने हाथ में संविधान लेकर के शपथ लिया था उस आंदोलन में, उन सबको आकर के गिरफ्तार कर लो, हम तैयार न जाने। लेकिन हम चुप नहीं होने वाले। उमर खालिद की आवाज आप यहाँ पे सुनो। मुझे इतना ही कहना है, मैं ब्रीफली बस 2 लाइन में इंग्लिश में भी इसको कह दूंगी, अगर कोई मीडिया को जरूरत हो उसकी तो। आई जस्ट सेड दैट दिस गवर्नमेंट हैज 40 GB of data supposedly on Umar Khalid, and not a single GB, not a single page. They have 11 lakh pages on Umar Khalid, but not a single page on migrant workers who suffered, who died going from Delhi walking back home. This shows you the priorities of this government. The UP government has announced it's forming a private militia in which it is going to arm its chosen selected thugs with weapons, and is going to tell them that you can arrest anybody without a warrant. So that's openly a private army of the Chief Minister of UP, of Yogi Adityanath, who has previously also had such private army. No surprises there. We have seen how Gujarat police was used by Amit Shah and Narendra Modi in their stint there as a private army, even to shadow a young woman who had committed no crime in a completely illegal manner. I want to ask the Delhi police here, do they want to be remembered in this fashion as the private militia of certain persons in power? This is a question that former police officers of the stature of Julio Ribeiro and others are asking the Delhi police. Is this how you want to be remembered? Or do you want to be remembered as a constitutional force? We want that honest officers inside the Delhi police also should speak, should ask their consciences and speak from their conscience. And we are saying here that the Delhi police is saying that, oh, these people we are investigating have such a huge social media presence, so there's an enormous social media ripple here, that please don't believe that. Excuse me, nobody has a larger social media network than Narendra Modi and his BJP IT cell. We all know that. What you're seeing on social media and in real life is not any organized work of any IT cell. It is the ordinary